हेलो, मैं स्वागत करता हूं अपने पार्ट नंबर 3 849 एच पी जे इलेक्ट्रिकल अभिषेक फैक्ट चैनल में। आज जो है हम बात करेंगे आपका पहला क्वेश्चन नंबर। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन नंबर है वो है हमारा 44 एंड 44 में हम बात करते हैं तो कैंडला इज़ अ यूनिट ऑफ। तो देखो बेसिकली जो कैंडला होती है वो लुमिनेंस इंटेंसिटी की यूनिट होती है, बट इसमें जो है मेरे को पता नहीं चला कि ये क्या पूछना चाहता है, तो आप इसको जो है लुमिनेंस इंटेंसिटी वहाँ पर कर सकते हो 44 के नंबर पे। अगर आपको इसका पता है ABCD में से तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इसका कौन सा होगा। अगर हम अगले बात करें, अगर इसमें कुछ एक ऑप्शन अगर टिक करना ही हो तो फिर मैं करूँगा ए, लुमिनेंस करेक्टरिस्टिक्स करूँगा, क्योंकि वेवलेंथ होगा नहीं, फ्रिक्वेंसी होगा नहीं, लुमिनेंस फ्लक्स ये है नहीं, तो फिर होगा ए। अगर हम 45 क्वेश्चन की बात करें, इसमें आज जो इस वाले वीडियो में सारे जो है वो याद करने वाले क्वेश्चन हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग कैन नॉट बी यूज फॉर, ये 2-3 जगह रिपीट हो चुका है। तो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है वो कभी भी डाइलेक्ट्रिक के लिए इस्तेमाल नहीं होती है। डाइलेक्ट्रिक में कौन कौन से आते हैं, जैसे वुड हो गया, ग्लू हो गया, तो इस तरीके के इसमें जो आते हैं। इधर होना था फूड, यहाँ पर लिख दिया गुड, तो यहाँ पर एक फूड हो गया, वुड हो गया, तो इस तरीके के लिए इस्तेमाल कभी भी नहीं किया जा सकता आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम जो है पाइप या बोल्ट हो गया, इन सबको वेल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम 46 की बात करें, इन द प्रोसेस ऑफ द रिफाइनिंग ऑफ मेटल द इम्प्योर मेटल इज मेड अप ऑफ। अब देखो इम्प्योर मेटल कहाँ पर होता है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये एनोड है जो कि इम्प्योर मेटल हम रखेंगे, और यहाँ पर आपका प्योर मेटल रहेगा। तो जो भी आप प्योर जिस चीज़ को आपने बनाना है, तो पहले सबसे पहले इम्प्योर को आपको एनोड में रखना पड़ेगा, और जब भी आपका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस स्टार्ट होगी तो आपका जो ये है वो यहाँ पर कैथोड में प्योर आपका जो है मेटल देखने को मिलेगा। तो जो 46 का आंसर है वो ए। ये भी 2-3 क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो चुका है सेम क्वेश्चन। अगर हम बात करें 47 की, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज़ यूज इन हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर्स। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो इसमें AC सीरीज़ मोटर, DC शंट मोटर या सीरीज़। ज़्यादातर बंदों का ये होता है कि नन ऑफ दिस को कभी भी वो ठीक नहीं करते हैं, तो ये करते हैं कि ज़्यादातर बंदे क्या करेंगे, DC शंट या AC सीरीज़ को करेंगे। बट जो हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर होता है उसमें हम कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो 47 का हो जाएगा हमारा डी आंसर। अब 48 की अगर हम बात करें, द टाइप ऑफ DC मोटर यूज इन इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन। अब देखो इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में हमें पता है कि सबसे ज़्यादा हम DC सीरीज़ मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसकी हाई स्टार्टिंग टॉर्क है। अब तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का हमारे पास सी, ना कि शंट और ना कि सेपरेटली एक्साइटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 48 का सी सीरीज़। एक और इसमें जो इस्तेमाल किया जाता है, लीनियर इंडक्शन मोटर का भी इस्तेमाल किया जाता है अगर हम AC सप्लाई की बात करें, और अगर हम DC सप्लाई की बात करें तो इसमें सीरीज़ मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। 49 की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है। द केमिकल इफेक्ट इज यूटिलाइज इन डैश मीटर। तो ये एम्पियर आवर मीटर में ही इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा केमिकल इफेक्ट को, ये आपको भी याद करना पड़ेगा। अब देखो ये याद करने वाली चीज़ें, इसको एक्सप्लेन कितना ही मैं कर पाऊंगा, तो अगर इसको एक्सप्लेन करना पड़े तो फिर ये 15-15, 20-20 मिनट ले जाएगा एक ही क्वेश्चन, क्योंकि ये टॉपिक है पूरा ही। अब 50 की बात करें, द ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी यूज इन डैश पोजीशन। ग्रेविटी और स्प्रिंग दोनों का पूछा जाता है, तो ग्रेविटी आपका वर्टिकल में होता है, और जो स्प्रिंग होता है वो आप किसी भी डायरेक्शन में उसका इस्तेमाल कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, किस तरह भी। 51 क्वेश्चन नंबर की बात करें, और डायनमोमीटर वाटमीटर कैन नॉट रीड डैश पावर। तो देखो वाटमीटर जो है, डायनमोमीटर जो है AC DC दोनों के ऊपर काम करता है, तो ये तो देखो सब कुछ ही मेजर करेगा। तो 51 का आंसर हो जाएगा हमारा नन ऑफ दीज। अगर हम 52 की बात करें, द रेजिस्टेंस ऑफ द अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड बी। अब देखो अर्थिंग इलेक्ट्रोड का जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा हमें लो रखना पड़ता है। अब देखो लो रेजिस्टेंस रखोगे तब भी हमारा जो करंट का क्या फिनोमेना होता है कि करंट वहाँ उस पाथ को फॉलो करता है जहाँ पर उसको मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ मिले। फॉर एग्जांपल कोई फॉल्ट अगर होता है तो रेजिस्टेंस पाथ उसको कम मिलेगा, तो वहाँ से वो ग्राउंड हो जाएगा। तो 52 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगर हम बात करें द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर द पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर इज, तो इसमें कौन सा आ जाएगा आपका क्यूजार्ट्स। तो 53 का ए भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड हुआ है। अगर हम 54 की बात करें, द कैपेसिटिव माइक्रोफोन कन्वर्ट्स साउंड इनटू डैश आउटपुट। अब देखो ये माइक्रोफोन है, तो वो क्या करेगा कि साउंड को किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल में करेगा। जैसे कि अभी मैं जैसे आपके पास आवाज़ जा रही है तो वो भी एक माइक्रोफोन है, तो वो जो माइक्रोफोन है वो जो मेरी एनालॉग की आवाज़ है उसको वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है। तो 54 का हो जाएगा हमारा ए आंसर। अगर हम 55 की बात करें, रिपीटेड क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो देखो सबसे पहले इसमें बात की जाएगी, जो हमारा फॉर्मूला होता है FBLV साइन थीटा। तो B का मतलब हो गया फ्लक्स डेंसिटी, L का मतलब लेंथ हो गया, ये वेलोसिटी हो गया। तो ये जो फोर्स या टॉर्क की जब भी हम बात करेंगे तो ये एक डायनेमिक
डायनेमिक रेगुलेशन वाले में बात कर रहे हैं, या हम बोले जाएँ डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ में बात की जा रही है, तो उसमें ये वाले फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि जो कंडक्टर है उसको फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि जो अपना फोर्स है वो इंडिपेंडेंट किसके ऊपर है, तो वो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर कहीं पर आपको दिख रहा है नहीं, तो उसी के ऊपर जो है वो इंडिपेंडेंट हमें देखने को मिल रही है। तो 55 का सी। अगर 56 की बात करें तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर लाइंग पैरेलल टू अ मैग्नेटिक फील्ड, वही है ये वाला फॉर्मूला है BLV sin थीटा। तो अगर हम 57 की बात करें द रिलक्टेंस ऑफर बाय अ मैग्नेटिक सर्किट डिपेंड्स अपॉन, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमें पता है रिलक्टेंस L/μ0A, ठीक है। तो इसमें क्या नेचर ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ तो है ही है, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया है, और जो μ0 μr होता है उससे हो जाएगा नेचर ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। अगर हम 58 की बात करें, अ कॉइल ऑफ 250 टर्न ही इज कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट DC सप्लाई इफ द coil resistance is 10 ohm and the mmf develop in ampere turn would be। अब देखो क्या टर्न्स दिए हुए हैं, वोल्टेज दी हुई है, रेजिस्टेंस दी हुई है, NI निकालना है। तो हमें पता है कि वोल्टेज है यहाँ पर हमें गिवन, और वोल्टेज से हम मतलब यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लेंगे क्योंकि इसमें N हमें गिवन है 250, तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस तो 5 एम्पियर हो जाएगा, और 50 to 50 दैट इज़ 1250, तो 58 का बी आंसर हमें जो है देखने को मिलेगा। अगर हम 59 की बात करें, द मैग्नेटिक रिंग has a mean circumference of the 20 centimeter and the cross section of 20 centimeter square and has 800 turns of the turn of wire, and when the excited current is 5 ampere the flux is 2 milliweber and the relative permeability of an iron is nearly, और हमें पता है कि इसमें रिलक्टेंस इज इक्वल टू L/μ0A होता है। तो हमें यही चीज़ को फाइंड आउट करेंगे और वहाँ से हम निकाल सकते हैं, बट इसमें हमें क्या क्या गिवन है वो हमें देखना पड़ेगा। तो हमें इसमें जो है फाइव इक्वल टू NI अपॉन रिलक्टेंस होता है, तो इसमें हम क्या निकाल लेंगे, रिलक्टेंस हम जो है यहीं से निकाल लेंगे। तो फाइव हमें पता है 2 मिलीवेबर, टर्न्स हमें पता है 800, करंट हमें पता है 5, तो जो रिलक्टेंस है वो हमारा एक तरीके से निकल गया। अब रिलक्टेंस जब हमारे पास निकल जाएगा तो हम मतलब इसमें क्या कि बाकी की वैल्यू ही हमने पुट करनी है। आप देख सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, μr ही निकालना है। तो L हमें देख लेंगे, एरिया में गिवन है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का, L भी हमें गिवन होगा, तो सारा कुछ डालने के बाद जो हमें μr जो निकलेगा वो 339.8। अब ये जो वाले क्वेश्चन होते हैं वो हम जो है वहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत कैलकुलेशन लगती है, तो इन वाले क्वेश्चन को हमेशा जो है आप लास्ट में ही सॉल्व करना। तो 59 का हो जाएगा आपका डी। अगर हम 60 की बात करें, द एनर्जी स्टोर बाय अ कॉइल इज डबल्ड व्हेन इट्स करंट इज इंक्रीज बाय। अब देखो क्या होता है कि एनर्जी स्टोर इन अ कॉइल होता है E इज इक्वल टू 1/2 LI², तो E इज प्रोपोर्शनल टू I² हो जाएगा। तो अब इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √E इज प्रोपोर्शनल टू I। अब इसने बोला कि एनर्जी डबल, देखो इसमें लिखा एनर्जी इज डबल, तो करंट उसमें कितना इंक्रीज करेगा, तो अगर हम डबल करेंगे √2EI तो हम चेंज इन निकाल रहे हैं, तो चेंज इन में क्या होगा हमारा दिस माइनस ऑफ दिस हो जाएगा, तो √2 माइनस ऑफ 1, और उसको परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 41.4 आंसर। तो ये जो है आपका रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम 61 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज हैज़ अ पैसिव कंपाउंड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो जो पैसिव कंपाउंड होता है, पैसिव का मतलब होता है कि जो पावर को कंज्यूम करता है वो होते हैं पैसिव। तो पैसिव में अपना रेजिस्टेंस आता है, तो क्योंकि वो पावर को कंज्यूम कर रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं, तो वहाँ पर आ जाएगा 61 का ए आंसर। अगर हम 62 की बात करें, एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉलिड स्टेट डिवाइस। देखो सॉलिड स्टेट डिवाइस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू सॉलिड सेमीकंडक्टर क्रिस्टल जैसे सिलिकॉन या गैलियम। पर आप ये याद रख लेना सॉलिड स्टेट डिवाइसेस कौन से, जैसे जीना डायोड हो गए, फैट हो गया, ट्रांसड्यूसर हो गया, जो आपका A, B एंड D ये नहीं होते। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आएगा तो ज़्यादातर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और जीना डायोड ये दोनों ही ये एग्जाम्पल में पूछे जाते हैं कि सॉलिड स्टेट डिवाइसेस कौन से हैं। देखो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस मैंने क्या लिखा कि ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनके बने होते हैं जहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो 62 का हो जाएगा सी। अब हम 63 की बात करेंगे, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज वन विच हैज़। अब देखो आइडियल वोल्टेज सोर्स में हमेशा जो आपका आइडियल में रेजिस्टेंस होगा वो 0 होगा, प्रैक्टिकली में हाई होगा। और करंट सोर्स की बात करें तो ये जो रेजिस्टेंस है करंट सोर्स में ये पैरेलल में लगेगा, और आइडियल में उसकी वैल्यू इन्फिनाइट होगी और प्रैक्टिकल में वेरी हाई होगी। अगर हम आज की लास्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हेन फॉरवर्ड वाइज इज अप्लाई टू अ जंक्शन डायोड इट। अब देखो यही होता है कि जब भी हम फॉरवर्ड वाइज अप्लाई करते हैं तो जंक्शन जो होता है वो
पोटेंशियल बैरियर को कम कर देता है। और रिवर्स वाइज में अगर हम रिवर्स वाइज की वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो उसका जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो बढ़ जाता है। तो 64 का बी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, तभी मैंने इसको जो है ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि जो भी कोई तैयारी करेगा इतना इसको बेसिक पता होगा। आज का जो था वो सब बेसिक ही थे। हाँ, एक दो क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ी, पर बाकी जो थे वो बेसिक ही क्वेश्चन जो थे वो आज आपको देखने को मिले हैं इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया करके इसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद आज की वीडियो के लिए।